हमारा जो बजट है वो देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी देश के विकास में अगर ग्रोथ रेट बढ़ाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये सबसे महत्वपूर्ण है। और हम जो आयात निर्यात करते हैं उसमें हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट सबसे बड़ी काउंट करती है। चाइना में लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% है। यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका में ये जो कॉस्ट है ये करीब 12% है और हमारे देश में ये कॉस्ट 14 से 16% है। और हमारी सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी दी उसके कारण मुझे इस बात की खुशी है कि अब हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट विशेष रूप से बेंगलोर के आईएम और चेन्नई आईआईटी और कानपुर आईआईटी इन्होंने जो अध्ययन किया उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट 5 से 6% कम हुई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो 12 साल हमारे सरकार ने काम किया है उसका परिणाम लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो अब मैं दावा कर सकता हूं कि सिंगल डिजिट यानी 9% पे आई है। और इसलिए आदरणीय वित्त मंत्री जी ने इस बार 12.20 लाख करोड़ का सबसे हाईएस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा है, जिसमें रोड है, रेलवे है, शिपिंग है, पोर्ट है। और ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी तरह से वो स्टैंडर्ड का अगर डेवलप होता है तो देश के लिए बहुत उपयोगी होगा। ये इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता है। इसके साथ साथ बजट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए उसके लिए रिस्क गारंटी फंड की स्थापना की गई है, जिसके कारण महानगर पालिका, स्टेट गवर्नमेंट, भारत सरकार जहां भी पीपीपी मोड में, बीओटी मोड में प्रोजेक्ट लेंगे उसमें बड़े प्रमाण पर ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड का उपयोग होगा। इसके लिए पार्शियल क्रेडिट गारंटी भी लोन से देना आसान होगा और प्राइवेट इन्वेस्टर से इसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर मशीन के निर्माण के लिए जैसे टनल बोरिंग मशीन्स है, हम लोग करीब 2.5 लाख करोड़ के टनल केवल राष्ट्रीय महामार्ग में बना रहे हैं और उसी प्रकार से रेलवे की टनल अलग है, हाइड्रो प्रोजेक्ट की अलग है। तो करीब 3.5-4 लाख करोड़ की टनल देश में बन रही है। तो ये टीबीएम, ये टनल बोरिंग मशीन्स जैसी एडवांस मशीन निर्माण के लिए नई योजना बनाई है, जिसमें हमारी आयात कम हो और हमारे देश में मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की इसमें शुरुआत हो। इसमें स्किल जॉब्स और टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी भी उसमें महत्वपूर्ण है। रोड एक्सीडेंट विक्टिम को सीधी टैक्स राहत है। मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम्स ट्रिब्यूनल जो है मिलने वाले बैच पर अब इनकम टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ट्रिब्यूनल में जब निर्णय होता था तो उसमें जो बैच लगता था उसके ऊपर इनकम टैक्स भी लगता था, वो नहीं लगेगा। पीड़ित और उनके परिवार को पूरा लाभ होगा। और जो बौद्ध सर्किट है जो बनाने का सौभाग्य मुझे मिला 22,000 करोड़ का, जहां भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जहां उनका वास्तव्य रहा और जहां उन्होंने जीवन समर्पित किया, उन सभी 6 राज्यों में फैले 5 बौद्ध सर्किट के लिए 4,000 इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएगी, जो पर्यावरण अनुकूल होगी, पर्यटन और धार्मिक यात्राओं को आसान करेगी। इससे नए रोजगार भी निर्माण होंगे। जो
बजट है, इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ इससे बढ़ेगी और रोजगार का निर्माण होगा, और रोजगार को निर्माण करने वाली इकोनॉमी ही हमारे देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और हमें बड़ी खुशी है कि इस बार 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा गया है। मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलोर, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलोर, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो एक प्रकार से बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये वंदे भारत जो ट्रेन है, ये बहुत बड़ी संख्या में बढ़ रही है और लोगों का चॉइस भी अब लग्जरी बस के बजाय वंदे भारत ट्रेन से है। तो मुझे लगता है कि इन सब के कारण डायरेक्ट ये जो नेटवर्क है रेलवे का, ये बहुत ही उपयोगी होगा। उसके साथ इसमें 2 टायर 3 टायर जाने के लिए साधारणतः मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों को भी इसमें उपयोग होगा। 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित करने की बात हुई है, जो माइनिंग सेक्टर, स्टील पावर को उपयोगी होगा। शिप हमारे यहाँ नहीं बनते हैं, तो अभी विशेष स्कीम बनाई है, तो शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम विकसित होगी और इनलैंड वेसल्स के लिए अब शिप रिपेयर इकोसिस्टम भी बनेगी और 10,000 करोड़ का कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी बनेगी। इससे बिजनेस तो बढ़ेगा, कॉस्ट भी कम होगी और रोजगार निर्माण होगा। बाद में सी प्लेन जो है, हम भी नागपुर में कोशिश कर रहे थे कि अंबाझरी से प्लेन निकले और मुंबई के समुद्र में उतर जाए और मुंबई के समुद्र से खिंडसे में उतर जाए। तो इस बार सी प्लेन के लिए VGF स्कीम आई है। इसमें वायबिलिटी गैप फंड जो है, इसके कारण देश में सी प्लेन की सर्विस शुरू हो जाएगी और ये टूरिज्म को बढ़ावा देगी और एक नया पर्यटन को फायदा होगा। जलमार्गों में और 20 जलमार्गों को नई मान्यता मिलकर काम शुरू होगा। इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। रेल, सड़क और जलमार्गों को तीनों को जोड़कर एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना जो पर्यावरण के लिए अनुकूल होगी, ये भी इस बजट की विशेषता है। युवा और खेल मंत्रालय में जो बजट है वो 4,480 करोड़ रुपए का मिला है, जो एक समय 1,219 करोड़ का केवल था। बाद में जलमार्ग के साथ हमने हमारे बजट में स्किल डेवलपमेंट के लिए विशेष प्रायोरिटी मिली है। बाकी इंडस्ट्रियल संस्थानों में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, इन सबको प्रायोरिटी मिल रही है। 5 नियोजित विश्वविद्यालय को टाउनशिप विकसित करना, ये भी हुआ है। खेलो इंडिया, इसको विशेष रूप से प्रायोरिटी मिली है, जिसके कारण अनेक योजनाओं के द्वारा इसका भी उपयोग होगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय को भी करीब 38% बढ़ाकर उसमें भी अनेक योजनाएं साथ में लिए, जो मैंने डिटेल में मैं आपको दूंगा। नारी शक्ति, नारी सबलीकरण, महिला बचत गट को प्रोत्साहन, EPFO में रिफॉर्म, श्रम संहिता 2025 का कार्यान्वयन, ऐसी अनेक योजनाएं हैं और इन सब योजनाओं का फायदा बड़े प्रमाण पर होगा। महाराष्ट्र को इस बजट में काफी निधि जो मिलता है उसमें बढ़ोतरी हुई है। करीब आर्थिक वर्ष में महाराष्ट्र के लिए करीब 89,855.80 करोड़ रुपए ये तरतूद हुई है और निश्चित रूप से ये 25-26 में 50,511 थी, 2014 से 26 में
5 हस्तांतरण के लिए 5.83 लाख करोड़ रुपए और अनुदान के लिए 3.66 लाख करोड़। तो महाराष्ट्र के लिए भी बहुत बड़े प्रमाण पर निधि प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 3.74 हमारे खाते महाराष्ट्र में है। जीवन ज्योति योजना में 1.93, सुरक्षा बीमा योजना में 4.22, ये काफी बड़ा आंकड़ा है। जल मिशन है, उसमें स्वनिधि है, अटल पेंशन योजना है, इसमें भी महाराष्ट्र को काफी फायदा होगा। एक प्रकार से ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो बजट का सेकंड फेज हमारा मेट्रो का बहुत अच्छी तरीके से शुरू है, अब अंतिम टप्पे में है और कल ही मेट्रो के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई और नागपुर मेट्रो फेज 3 इसको भी डीपीआर बनाने के लिए मान्यता दी है। उसमें सीताबर्डी से कोराडी 11.5 किलोमीटर, बुटीबुरी एमआईडीसी से सीएट लिमिटेड 3 किलोमीटर, खापरी से न्यू नागपुर 15 किलोमीटर, इनर रिंग रोड जो है, अब ये पूरे इनर रिंग रोड पर हम मेट्रो डालने का निर्णय कर रहे हैं। तो नागपुर के लिए भी ये नए काम की शुरुआत हुई, इसकी भी जानकारी मैंने आपको दी है। मराठवाड़ा और विदर्भ विभाग के लिए 2750 करोड़ रुपए सिंचन प्रकल्प भारत सरकार के विभाग से मिलेंगे, जिसमें महाराष्ट्र में इरिगेशन बढ़ाने के लिए भी उसका उपयोग होगा। मैं ओवरऑल ये बजट हमारे देश के विकास को गति देने वाला, रोजगार को निर्माण करने वाला ऐसा अच्छा बजट है। मैं वित्त मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को इस अच्छे बजट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपको बजट से रिलेटेड कुछ सवाल पूछने होंगे तो मैं जवाब देता हूं। टीडीएस जे टॅक्सेशन्स आहे त्यांना ॲज इट इजच ठेवण्यात आलं, त्याच्यात काही कमतरता कुठेही म्हणजे बजेटमध्ये दिसता कामा नये, तर या विषयावर तुमची काय प्रतिक्रिया आहे? टीडीएस टॅक्सेशन जे आपण टीडीएस भरतो ना ह्याला इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटला, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे एमएसएमई के द्वारा हर डिस्ट्रिक्ट को प्रोडक्ट रिजर्व किए है, दूसरी ओर उनके मार्केटिंग के लिए विशेष योजना भी लाई है और महिला बचत गट जो है ये बनाती है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए बैंक की तरफ से फैसिलिटी भी अवेलेबल की है। और मुझे लगता है कि इन सब का मिला जुला इम्पैक्ट उद्यमशीलता और महिला बचत गट का विशेष रूप से ग्रोथ होगा और बड़े प्रमाण पे हो रहा है। सर, या बजेटमधून माझा प्रश्न सर, मिडल क्लास लोकांना काय मिळालं या बजेटमध्ये? मिडल क्लास लोकांना बजेट कोणाचं आहे? भारताचं आहे। यात मिडल क्लास, लोअर क्लास सगळं आलं। देशाचा विकास म्हणजे सगळ्यांचा विकास। सर, बजट के बारे में ये कहा गया है कि ये 2047 के विकास का एक मैप है, रोड मैप है। तो विषय ये है कि हम लोग भविष्य में जी रहे हैं या भूतकाल में? तो आपकी सरकार जो काम कर रही है वो या तो भविष्य के लिए कर रही है। अभी हम वर्तमान में आप देख रहे हैं कि रोटी, दाल, तेल ये सब कुछ महंगा है। तो आखिर ऐसे में गरीबों की राहत की बात करते हुए हम कैसे मान लें कि ये गरीबों को राहत देने वाला बजट है? पहली बात तो ऐसी है कि हम भूतकाल के अनुभव से सीखकर वर्तमान काल में भविष्य काल की नीति बनाते हैं। फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर डेवलपमेंट ये किसी भी देश के लिए आवश्यक होता है और आज पहली बार ऐसा साल है
कि हमने चावल के उत्पादन में हम वर्ल्ड में प्रथम क्रमांक पर आए हैं। आज अनाज की कमी नहीं है। आप अगर देखेंगे तो महंगाई के इंडेक्स का अगर आप 10 साल का अध्ययन करेंगे तो इसेंशियल कमोडिटीज, जीवनावश्यक वस्तुओं के भाव में एक तेल को छोड़कर बाकी सब कीमतें लगभग स्थिर हैं। और बाद में हमने राशनिंग दुकानों से भी अनेक योजनाओं के द्वारा गरीबों में अनाज उपलब्ध करके दिया है और उसके लिए सब्सिडी भी बड़े प्रमाण पे दी है। तो ये गरीबों के तरफ ध्यान देकर ही काम हुआ है। इसेंशियल कमोडिटी में तेल एक ऐसी बात है, खाद्य तेल, कि जो हमारे देश में पर्याप्त नहीं होता, वो हम इंपोर्ट करते हैं। और इसलिए तेल बिया मिशन की शुरुआत करके हम कोशिश करें कि हम देश इसमें आत्मनिर्भर बने और इसमें हमारी उत्पादन क्षमता बढ़े। सर, ये जैसे बजट में आपने बताया कि 6 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे, तो एक नागपुर का जो था, मुंबई नागपुर हाई स्पीड कॉरिडोर, उसका डीपीआर 4 साल पहले बन चुका है, रेलवे बोर्ड में भी सबमिट है। तो वो प्रोजेक्ट के पहले ये 6 आ गए, तो वो होगा नहीं होगा, क्या स्थिति है, समझ में नहीं आ रही। वो भी आगे होगा, वो कोई कॅन्सल नहीं हुआ है। सर, जीएसटी संदर्भात तुम्ही मागणी केली होती, हेल्थ इन्शुरन्सवरती 18% जीएसटी तुमच्या मागणीमुळे रद्द झाला, त्यामुळे अभिनंदन। प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये 2-3 हजार रुपये म्हणजे हे वाढलं, इन्शुरन्स वाढायला लागला। टॅक्सेशन वगैरे तुमचा विषय नाही आहे, पण टोल आणि बाकीच्या गोष्टीमध्ये बिलिंगमध्ये, जसं फोनमध्ये आता आपण 300 रुपयामध्ये पूर्ण बोलतो, बिलिंग वगैरे बंद केलं टेलिकॉममध्ये, त्यांना खूप फायदा झाला। तर टोल मधलं बिलिंग कमी करून, जसं तुम्ही 3000 ची पास आणली, तसं टोल मधलं बिलिंग कमी करण्यासंदर्भात काही प्रयत्न आता होणार आहे 3000चा टोल राहिलाच नाही काही। का? आगामी काही बिलिंग कमी करून तुम्हाला जवळपास या सगळ्या टोलच्या याच्यामध्ये आता रेटच लागत नाही, म्हणजे इतका स्वस्त झाला आहे की जे 15 ते 20 हजार रुपये महिना टोल भरत होते ते 3000 रुपये आले। त्यामुळे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास याला काही राहिलं। उनको क्या कहना उनका प्रश्न है। देखो, जिक्र करने से काम नहीं होता, नीतियां बनाने से काम होता है। अगर सी प्लेन चालू होगा तो हजारों पायलट लगेंगे, वाटर पोर्ट्स बनेंगे, वहां टैक्सी आएगी, रेस्टोरेंट लगेंगे, तो रोजगार निर्माण होगा। तो रोजगार नीतियों के कारण होता है, वो इसमें है। नितिन जी, आपने जैसे हमारे देश में ऑलरेडी जो स्टार्टअप्स है उनको इन्वेस्ट करने के लिए फंड्स भी मिल रहे हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे इधर पे जैसे एसेंशियल ऑयल्स जो है, खास करके कुकिंग ऑयल्स, इनकी भी कमी है। फार्मिंग हम देख रहे हैं कि थोड़ी कम होते जा रही है क्योंकि लैंड और चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। क्या फार्मर्स के लिए इसी तरीके का कोई इंसेंटिव दैट दे शुड स्टार्ट फार्मिंग, तो ऐसा कुछ सरकार कर रही है? ऐसा फार्मर ये इंडस्ट्री नहीं है। फार्मर ये खेती जो होती है वही है, कोई नए लोगों को खेती अट्रैक्ट करके लाना नहीं है। जो खेती कर रहे हैं उनको विकसित करना है। जैसे उदाहरण के लिए बताता हूं, मैं आप लोगों को विशेष अध्ययन करने के लिए अनुरोध करूंगा कि ऑरेंज में अब 1 एकड़ में हमारे यहाँ 100 पेड़ लगते हैं, वेलेंशिया में 340 लगते हैं। इसराइली ऑरेंज और स्पेन ऑरेंज के आधार पर हमने वर्कशॉप किया और अभी ऐसा हुआ है कि मैं अपने खेत पर प्रयोग कर रहा हूं कि मेरे संतरे के पेड़ को काटकर मैं वेलेंशिया की कलम उसमें लगा रहा हूं। तो ये शिंदे करके जो है सह्याद्री फार्म पे, उन्होंने नासिक में किया। तो अभी संतरे में कल भी हमने एक जॉइंट वेंचर किया है, अब अच्छी कलमें बन रही है और मैंने कहा कि 5 साल में हमारा संतरे का उत्पादन 5 गुना बढ़ेगा। तो जो टेक्नोलॉजी में बदलती है उसको सपोर्ट करना। अभी एआई चालू किया हमने, अभी 1000 लोग एआई में संतरा उत्पादक एआई का अवलंब करें। तो जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उन्हीं को इंप्रूवमेंट करना, एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करना और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ये उसका होता है।
तुम्ही थांबा आता, तुम्ही एक विचारला. लास्ट क्वेश्चन. किसका? फुटाड़ा का निर्णय हो गया कोर्ट का. केबल सड़ गई. जो जितने दिन कोर्ट में मैटर था नई केबल पड़ी थी, स्टे दिया था उन्होंने, उसके कारण 15 करोड़ रुपए का चूना लगा है. अब नए केबल का काम शुरू हो रहा है. कभी पुराने पेमेंट दिए गए और मेट्रो अपना पैसा लगाकर वो नई केबल फिर से खरीद के डाल रहा है. एक 4-6 महीने के बाद फाउंटेन शुरू होगा. आप एक काम करिए, थोड़ा स्किलिंग में आप लोगों के भी इनपुट दीजिए. जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा आ रहा है तो करीब 100-150 एंसिलरी खुलेगी. उनको 10,000 लोग चाहिए, उनका स्किल डेवलपमेंट करना. अभी एक नागपुर में वर्ल्ड स्टैंडर्ड का वेल्डिंग ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं. फिर पारडी के स्मार्ट सिटी में टाटा के साथ स्किल का काम चालू हुआ है. और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि केवल ये स्किल इंपॉर्टेंट नहीं है, मेहंदी लगाना भी इंपॉर्टेंट है. हमने 1,30,000 महिलाओं को मेहंदी लगाई, तो वो लड़कियों को पढ़ाया. अभी ये जो तालाब में कौन सा बोलते उसको, जलपरी, तो चंद्रपुर की एक महिला जलपरी से दागिने बनाती है. और मैंने महानगर पालिका में स्मार्ट सिटी में पार्टी में उसको स्पेशल जगह दी है ताकि जलपरी से वो अलग अलग चीजें पर्सेस बना रही है, बैग बना रही है. तो मैं आपको ये कहूंगा कि कौशल्य जो होता है वो इंडस्ट्री से लेकर अनेक जगह पर होता है. अभी अच्छा शेप ये भी कौशल्य है. तो हम लोग इस प्रकार की ट्रेन स्किल्ड मैन पावर बड़े प्रमाण पर टूरिज्म से लेकर इंडस्ट्री तक, माइनिंग से लेकर एविएशन तक, और मेहंदी लगाने से लेकर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स तक, साड़ियाँ बनाना तक. तो मैं खुद 7,000 महिलाओं को प्रशिक्षित कर चुका हूँ मेरे प्रकल्पों, और बहुत सुंदर साड़ियाँ बनाई है. तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के वहीं के वहीं लोगों को रोजगार मिले, ऐसे कौशल्य की अनेक योजनाएं हैं. आप इस पर जरूर अध्ययन करिए और कुछ सुझाव होगा तो जरूर दीजिए. हमारे पास ऐसी योजना है कि उनको मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आने वाले 5 साल में मुंबई और पुणे से लोग नागपुर और विदर्भ में आएंगे. पर हमने तय किया है, सबको बताया कि 80% लोग केवल विदर्भ के होंगे और उनको रोजगार मिलेगा. अब ये 65,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है जो हमारे यहाँ आई है, जो 1 लाख युवाओं को मिहान में जॉब मिले हैं, वो कहाँ के हैं? विदर्भात पुढल्या 5 वर्षात देवेंद्रजींच्या सहकार्याने आम्ही ठरवलं आहे की आम्ही 5 लाख विदर्भातल्या तरुणांना रोजगार देऊ. 5 लाख. मी तुमच्याकडे 7 वर्षापूर्वी सांगितलं होतं की मिहानमध्ये 1 लाख तरुणांना रोजगार देऊ. आता मिहानमध्ये 1 लाख तरुणांना रोजगार मिळाला आहे. त्यांच्या नावाची 1 लाख लोकांच्या नावाची लिस्ट मी तुम्हाला द्यायला तयार आहे. तसं विदर्भाचा विकास म्हणजे केवळ नागपूरचा विकास नाही, तो विदर्भाचा विकास करण्याकरता आता गडचिरोलीपासून वाशिमपर्यंत सगळ्या विदर्भात 5 लाख लोकांना पुढल्या 5 वर्षात आम्ही डायरेक्ट रोजगार तयार करून देऊ असा प्रयत्न करू.
मी तुमचा खूप खूप आभार मानतो. अंतिम प्रश्न. तुम्हाला एक गोष्ट सांगू का, तुम्ही आमच्या नेत्यांसारखा नका होऊ. नाही तर आम्ही श्रद्धांजली सभेत जातो आणि भाषण करतो विकासावर. आपला आजची प्रेस कॉन्फरन्स ही फक्त बजेटबद्दल आहे. तरी पण मी तुमच्या सौजन्यापुरती बाहेरचे काही बॉल खेळण्याचा प्रयत्न केला. पुन्हा एकदा मी भेटेन तुम्हाला आणि तुमच्या शंकांचं समाधान करील. खूप खूप धन्यवाद. तुमच्या सगळ्यांचा आभार. आप सभी का धन्यवाद. सभी